स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो स्टूडेंट, कल का हमने लेक्चर पढ़ा था कैलोरीमीटर। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप्लाई करते हैं तो हीट क्या करती है, फ्लो करती है। ओके, तो यहां से अब हमें एक चीज क्लियर है कि अब डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट और नेचर ऑफ द मैटर कि क्या वो हीट को कंडक्ट करता है या नहीं करता है। ओके, अगर तो वो हीट को कंडक्ट करता है तो इट मींस इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, तो अगर वो हीट को कंडक्ट करता है तो आगे हमने स्टडी करनी है कि क्या वो ऑब्जेक्ट हीट को ट्रांसफर करेगा या नहीं करेगा। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके, तो स्टूडेंट, ट्रांसफर ऑफ हीट जो है पहले हम उसको समझते हैं क्या है वो। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो क्या है, इट इज डिफाइंड एज, तो ये किससे बनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ बनी हुई है। ओके, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो लेट अस सपोज अगर हम कभी इसके एक एंड के ऊपर अगर हम इसकी हीट अप्लाई करें, अगर हम इसकी एक एंड पे हीट अप्लाई करें तो क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, हीट को गेन करेगा। अब जैसे वो हीट को गेन करेगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, इसके जो पार्टिकल्स होंगे ये वाइब्रेट करेंगे। क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे विद हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ ये वाइब्रेट करेंगे। ओके, अच्छा, अब स्टूडेंट याद रखना, मैं सिर्फ इसके एक एंड को हीट कर रहा हूं, मैं इसको दूसरे एंड को हीट नहीं कर रहा। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि जैसे आप इसके एक एंड को हीट करोगे तो इसके जो पार्टिकल्स है ना ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे। अपनी जगह पे जब ये वाइब्रेट करेंगे तो ये क्या करेंगे, हाई एनर्जी के साथ वाइब्रेट करेंगे। तो जब ये हाई एनर्जी के साथ वाइब्रेट करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये हीट एनर्जी को लूज करेंगे, मतलब कि अपनी एनर्जी जो है ना वो ट्रांसफर करेंगे किसको, दूसरे पार्टिकल्स को। तो दूसरे पार्टिकल्स भी फिर वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से वाइब्रेशन जो है ना वो चलती जाएगी। लेकिन एक चीज है, इसके जो पार्टिकल्स है ना ये अपनी जगह पे ही रहेंगे। इसके पार्टिकल्स जो है ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे और एनर्जी को लूज करेंगे। और वो जो एनर्जी होगी वो उसके जो साथ वाला जो नेबर पार्टिकल्स होगा वो क्या कर लेगा, गेन कर लेगा एनर्जी को। क्लियर है? तो इसमें क्या है, ये केस सिर्फ आपको अगर देखने में मिलेगा तो ये सिर्फ मिलेगा किसमें, सॉलिड पे मिलेगा। ओके, तो अगर कभी आप इसकी कंडक्शन की डेफिनेशन लिखते हो तो उसे किस तरह से लिखेंगे, इट इज defined as transfer of heat from one part to another part. It is defined as the transfer of heat from one part to another part without the actual motion of the particles. Without the actual motion of the particles. कहने का मीनिंग ये है कि पार्टिकल जो है वो हाई एनर्जी के साथ वाइब्रेट करेंगे, पर लेकिन इसका जो एक पार्टिकल जो है वो अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करेगा, सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। तो क्या होगा कि यहां से हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होके इस साइड को मूव करेगी। क्लियर? क्योंकि ये वाला आपका पार्ट जो है वो क्या है, हाई टेम्परेचर के ऊपर है, ये वाला पार्ट जो है वो लो टेम्परेचर के ऊपर है। तो हीट जो है वो ट्रांसफर होगी हायर टू लोअर वाली साइड में। ओके, तो विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, इस चीज को समझना। ओके, तो ये सिर्फ आप अगर आपको केस देखने में मिलेगा तो ये सिर्फ किस में मिलेगा, आपको सॉलिड के केस में मिलेगा। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक चीज पता चल गई कि अगर तो सब्सटेंस जो है ये सॉलिड है तो उसके पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे। ओके, क्लियर है इस चीज को? अच्छा जी, अब देखो कि अब आपको एक चीज समझनी होगी कि यहाँ पे जितने भी केस आएंगे वे सारे किसके आएंगे, सॉलिड के आएंगे। ओके, तो सॉलिड के केस में क्या है, अगर आप कभी देखते हो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट जो होंगे तो वो कौन कौन से होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है कापर जो है वो भी हीट को ट्रांसफर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आ गया आपके पास सिल्वर, वो भी हीट को ट्रांसफर करेगा। तो स्टूडेंट ये सारे के सारे एग्जांपल क्या हैं, ये हैं एग्जांपल आपकी गुड कंडक्टर की, गुड कंडक्टर जो हीट को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। क्लियर? ओके, तो अगर आप कभी देखते हो कि सॉलिड के ही केस में कि वो चीजें जो हीट को ना ट्रांसपोर्ट करे, तो वो होंगी जैसे आपके पास ग्लास हो गया, वुड हो गया,
तो ये क्या होगी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, तो स्टूडेंट ये चीज समझ आई आपको कि ये सिर्फ कंडक्शन का प्रोसेस जो है, द फ्लो ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट इन केस ऑफ कंडक्शन इट इज ओनली सीन इन सॉलिड। तो ये सिर्फ आपको कहां में देखने में मिलेगा, सिर्फ ओनली किस केस में मिलेगा, सॉलिड के केस में मिलेगा। ओके, तो हम यहां पे लिख सकते हैं इट इज ओनली पॉसिबल इन सॉलिड। ओके, तो यहां तक ये चीज क्लियर है कि कंडक्शन के केस में क्या होगा कि पार्टिकल की विदाउट एक्चुअल मोशन नहीं होगी, सिर्फ पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करेगा और वो एनर्जी को ट्रांसफर करेगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ओके, तो सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है आपके पास कन्वेंशंस। ठीक है, कन्वेक्शन के केस में क्या होगा, इसमें भी हीट ट्रांसफर होगी, पर लेकिन स्टूडेंट पहले इसको लिख लो, इट इज दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर, दिस टाइप of heat transfer, heat transfers only in liquid or गैस की फॉर्म, लिक्विड और गैस। हम इसको अब अगर आप लिखेंगे तो हम इसको फ्लूइड लिख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर्स ओनली इन फ्लूइड, मतलब लिक्विड और गैस के केस में अगर आप कभी देखते हो कि हीट की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो वो किस में होगी, लिक्विड और गैस में, तो उस प्रोसेस का नाम क्या होगा आपका, कन्वेक्शन। क्लियर। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा कि इसमें जो पार्टिकल होंगे, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम one place to another place, from one place to another place with the motion of particles, with the motion of particle। तो इस केस में क्या होगा कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएंगे तो वो एनर्जी को ट्रांसपोज करेंगे। ओके, तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें पार्टिकल्स की मोशन हो रही है। ओके, तो आपने कभी देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कि ये एक लिक्विड है, तो लिक्विड का अगर आप एक बार पोर्शन को हीट करो तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ना, यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, मोशन में आएंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, तो वो आगे इधर को फ्लो करती जाएगी। जैसे जैसे ये लिक्विड इधर को फ्लो करता जाएगा तो इस वाले पार्टिकल्स का भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो थर्ड पार्ट में आप देखो, थर्ड पार्ट है आपके पास रेडिएशन। तो स्टूडेंट जो थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट क्या है, रेडिएशन। तो रेडिएशन के केस में अगर आप देख लो, इसकी अगर आप कभी एग्जांपल देखते हो तो वो क्या है, सनलाइट। सन क्या करता है, सन अगर एनर्जी को अगर वो सनलाइट को एमिट करता है, क्लियर, तो वो विद रेडिएशन के साथ करता है। okay? तो इसमें क्या हो रहा है कि मीडियम विदाउट द इंटरमीडियम मीडियम कि जिसके थ्रू वो क्या क्या कर रही है, एनर्जी जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रही है, उसको वो हीट नहीं करेगा, लेकिन वो मीडियम के बीच में फ्लो करके वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक हीट को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो उसको लिखते हैं यहाँ पे, दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, in this type of heat transformations in which heat transfer from one point to another point, from one point to another point without hitting
विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। तो इस केस में क्या है कि हीट जो है वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक वो हीट ट्रांसफर होगी, पर लेकिन वो इंटरवेनिंग मीडियम को हीट नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसकी एग्जांपल ले लो कि जैसे सनलाइट है, सनलाइट reaches on earth is an examples of radiation। को इस केस में क्या है कि हीट जो है ना वो रेडिएट तो हो रही है, थ्रू रेडिएशन हो रही है, मतलब हीट एक साइड से एक जगह से ट्रांसफर होकर दूसरी साइड जा रही है, लेकिन थ्रू रेडिएशन हो रही है। क्लियर? ओके, तो स्टूडेंट ये है आपके पास 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एंड दिस इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ओके, क्लियर है ये चीज? अच्छा, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखो, यहाँ एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस है, यहाँ पे आप स्टूडेंट मटेरियल लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे स्पेसिफाइड कर दो, सॉलिड भी कर सकते हो तो भी चल जाएगा। इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द सॉलिड टू कंडक्ट through it। okay, it is the measure of the ability, it is the measure of ability। ये मेजर करेगा ऑब्जेक्ट की एबिलिटी को कि क्या वो हीट को कंडक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो थर्मल कंडक्टिविटी के बीच में अब क्या आएगा, कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे। तो अगर कभी आप देखते हो कि गुड कंडक्टर के केस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये क्या है, ये सारे के सारे गुड कंडक्टर हैं, ये हीट को अपने में से पास करवा सकते हैं, गुड कंडक्टर। ओके, तो अगर आप कभी देखते हो इसको सॉलिड के केस में, तो फिर आप ग्लास ले लो, ग्लास हो गया, वुड हो गया, तो ये क्या है, ये है बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो स्टूडेंट ये सब्सटेंस ऐसे हैं कि जो हीट को ले सकते हैं और अपने में से पास करवा सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब आपको एक चीज और क्लियर हो गई है कि यहाँ पे सब्सटेंस जो है ना, ऑब्जेक्ट अपनी एबिलिटी बता रहा है कि मैं हीट को एब्जॉर्ब कर ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें एक डेफिनेशन इसकी और चेंज करके मिल सकती है जी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इट इज द मेजर ऑफ rate of flow of, it is the measure of rate of flow of heat through in it। इस चीज को समझो, कहता है कि यहां पे जो थर्मल कंडक्टिविटी के बीच में क्या है कि ऑब्जेक्ट बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो कितनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके अंदर जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो कितनी है। तो वो यहाँ पे देखो, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम डिनोट करेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के साथ। ओके, तो डेल्टा क्यू क्या है हमारे पास, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जो ट्रांसपोज हुई है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट अगर आप इसको डी क्यू अपॉन डी टी लिखो और आप इसको डी क्यू अपॉन डी टी करके लिखो तो एक ही बात है। ओके, तो स्टूडेंट यहां तक आपको समझ आ गया कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। थर्मल कंडक्टिविटी इट मींस दैट द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कंडक्ट हीट। ओके, तो यहां तक ये चीज क्लियर है। अब हम इसके निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो स्टूडेंट लेट अस सपोज दैट कि हम यहाँ पे ना हम एक क्यूब ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करता हूं कि मेरे पास एक क्यूब है, यहाँ पे आपने एक क्यूब ड्रा करना है, इससे आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके,
तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए मान लो मेरे पास यहाँ पे एक क्यूब है, तो उसका ये वाला जो फेस है, इस वाले फेस को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे फेस 1। ओके, तो ये वाला जो फेस है, इस वाले फेस को मैं लिख लेता हूँ फेस 2। ओके, तो जो क्यूब है इसकी हर एक साइड जो है वो कितनी है, डेल्टा एक्स लिख लेता हूँ। ओके, इसकी हर एक साइड जो है वो क्यूब की क्या है, डेल्टा एक्स। तो अब मान लो कि इसका ये वाला फेस जो है वो, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, T प्लस डेल्टा टी है, और ये वाला जो फेस है इसका टेम्परेचर जो है वो कितना है, T है। ओके, तो जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा हर एक साइड का, उसे आप लिख लो यहाँ पे A। क्लियर है? एक क्यूब है, पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो कि मेरे पास एक क्यूब है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब है। ओके, तो उसका जो एक वाला फेस, एक फेस जो है वो उसका टेम्परेचर T प्लस डेल्टा टी है, मतलब इसका टेम्परेचर हाई है। तो हम कह सकते हैं कि इस समय का जो टेम्परेचर है, ये वाला फेस इसका हॉट होगा, ये वाला फेस जो है वो क्या है, इसका कोल्ड है एज कंपेयर टू दिस टेम्परेचर, क्योंकि डेल्टा टी का टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है। तो इन दोनों फेस के बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ पे डेल्टा टी आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे अब लिखते हैं पहले, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमने निकालनी थी कोफिशिएंट। थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो हमने निकालनी है यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो कितना होगा यहाँ पे, लेट अस सपोज, पहले यहाँ पे इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। कंसीडर a substance which is in the form of cube, each of side b डेल्टा x, उसकी हर एक साइड जो है वो क्या है, डेल्टा x है। तो यहां तक ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब लेट करते हैं हम यहां पे, लेट फेस वन जो है क्या है, फेस 1 बी टेम्परेचर बी प्लेस्ड एट टेम्परेचर T प्लस डेल्टा टी। ओके, तो जे वाला फेस जो फेस 1 है उसका टेम्परेचर कितना है, T प्लस डेल्टा टी है। तो अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ फेस सेकंड जो है वो क्या होगा, बी प्लेस्ड एट टी टेम्परेचर। तो यहां तक क्लियर है। तो जो आपका ए है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑफ ईच फेस, हर एक फेस का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो कितना होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब आपको एक चीज क्लियर होगी है कि आपका ये वाला फेस क्या है, हॉट है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो इस वाले का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो यहाँ से अब आपको एक चीज क्लियर हो गया कि हीट जो है ना वो इस साइड को फ्लो करेगी, हीट जो है वो किस साइड को फ्लो करेगी, फेस 1 से फेस सेकंड की तरफ जो है वो हीट फ्लो कर रही है। तो यहां पे लिखते हैं डेल्टा क्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट फ्लो from phase 1 to phase second।
विथ टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम के बीच में जो हीट ट्रांसपोर्ट की है वो कितनी है, डी क्यू हीट आपकी ट्रांसपोर्ट की है, क्लियर, फ्रॉम फेस ए से फेस बी की तरफ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो कितनी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी आ गई है। ओके, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे जो हीट फ्लो की है, जो एक फेज से दूसरे फेज की तरफ जो हीट गई है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फर्स्टली सबसे पहले नंबर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होगी। और ये सबसे पहले नंबर दिस इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। हर एक सब्सटेंस का अपने अपना सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस है, उसका अलग अलग नेचर होगा, ऑब्जेक्ट का उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग से होगी, तो अलग से जो है वो हीट को ट्रांसपोज करेगा एक फेज से दूसरे फेज में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटीरियल। पहला तो आ गया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है ना वो कितनी यहाँ पे फ्लो कर रही है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो फ्लो कर तो रही है, लेकिन वे सबसे पहले नंबर पे डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। ओके, और दूसरे नंबर पे अगर हीट फ्लो कर रही है तो जो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, अब देखो यहाँ पे कितनी हीट जो है वो फ्लो करेगी, सबसे पहले नंबर पे ये आएगा आपके पास, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो कि जितना इसका एरिया ज्यादा होगा इतनी यहां से वो हीट को रेडिएट करेगा। ओके, अगर इसका एरिया कम है तो कम हीट को वो रेडिएट करेगा। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गई है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो डिपेंड करेगा इसके एरिया के ऊपर। तो इसको लिखो इक्वेशन नंबर 1। यहां तक ये चीज क्लियर है। ओके, अच्छा उसके बाद देखो अब इन दोनों सरफेस के बीच का टेम्परेचर कितना है। अगर इसका इन दोनों सरफेस के बीच में टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो फ्लो करेगी एक फेज से दूसरे फेज की तरफ। तो अगर इसका टेम्परेचर कम है तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इस साइड से इस साइड तक फ्लो करेगी। तो इट मीन्स दैट कि टेम्परेचर के ऊपर भी ये डिपेंड कर रहा है। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the temperature is directly proportional to the temperature difference। टेम्परेचर डिफरेंस का मीनिंग डेल्टा टी। याद रखना इन दोनों फेज के बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है। अगर वो ज्यादा होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो फ्लो करेगा, अगर कम होगा तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट को वो फ्लो करेगा। ओके, तो यहां तक देख लो इस चीज को, ये चीज क्लियर है। जितनी ज्यादा दूरी के ऊपर होगा उतना उसमें से फ्लो जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। जितना ये फेस इस फेस के पास होगा उतना ज्यादा हीट जो है वो इस साइड से यहां तक पहुंचने में होगा। ओके, अगर ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर ये डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जब पहुंचते जाएगी तो ये बहुत कम अमाउंट की हीट जो है वो इस पॉइंट तक पहुंच पाएगी। ओके, तो इट मींस दैट कि ये इनवर्सली अगर ये बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ हीट जो ट्रांसफर हो रही है इस फेज से दूसरी फेज की तरफ वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें ये चीज दिख रही है कि यहाँ पे ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आएगा। अगर ये बढ़ेगा तो रेट ऑफ अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे और थर्ड होगा आपका इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइड, कह सकते हो साइड और डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस। आप इस तरह से लिख सकते हो। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस के बीच में क्या आ जाएगा आपके पास, साइड ऑफ द क्यूब आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास
जो थर्ड क्वेश्चन आ रहा है वो क्या आ रहा है, डी क्यू अपॉन डेल्टा टी जो है वो क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके, डेल्टा डी एक्स की। तो अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या करना है, कंबाइनिंग करो, कंबाइनिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फर्स्ट कौन सा है आपके पास, एरिया, सेकंड है आपके पास डेल्टा टी एंड थर्ड आया आपके पास डेल्टा एक्स। ओके, तो स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करो, तो इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू नेगेटिव के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो के है, के क्या है आपका, के है आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वेयर के इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी known as coefficient of thermal conductivity, coefficient of thermal conductivity। coefficient of thermal conductivity, यहाँ तक ये चीज क्लियर है कि K is a constant of proportionality is known as coefficient of thermal conductivity। ओके, अब ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है किस साइड से, जब आपकी एनर्जी जो है वो इस साइड से इस साइड को जाना फ्लो कर जाएगी। क्लियर है, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जिस साइड को फ्लो कर रही है उसी साइड में जो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाएगा, एक साइड से इस साइड से टेम्परेचर इसका कम होता जाएगा, इस साइड का टेम्परेचर इसका बढ़ता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हमें बता रहा है, हियर नेगेटिव साइन indicates that flow of heat decreases with distance। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो भी कम होती जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक ये चीज क्लियर है। ओके, अच्छा, अब अगर हम कभी इसका अच्छा बच्चों, अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से के की वैल्यू निकालूं कभी, लेट अस सपोज दैट कि अगर कभी हम के को डिफाइन भी करेंगे तो किस तरह से करेंगे कि हम मानते हैं कि जो हमारे पास एरिया है, एरिया ऑफ ईच फेस जो है वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। ओके, हमारे पास जो टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है एक फेस से लेके दूसरे फेस तक का वो कितना आ रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस। आप इसको कह सकते हो ये 1 केल्विन भी है। ठीक, ओके, उसके बाद देखो कि एक फेस से लेके दूसरे फेस तक का जो डिस्टेंस है उसे आप क्या मानो, 1 मीटर। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे आपके पास माइनस के। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की, अगर हमने कभी अब इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी होगी, आप यहाँ पे नेगेटिव साइन को लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। ओके, क्योंकि आपने भी यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी को क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि ये किसके इक्वल में आ रही है। ओके, तो इसका यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है ना वो जस्ट ओनली टू शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। नेगेटिव साइन आपको क्या बताएगा, सिर्फ डायरेक्शन बताएगा फ्लो ऑफ हीट के लिए। ओके, तो अगर आप यहाँ पे इसको लिखते हो तो कोफिशिएंट ऑफ thermal conductivity, coefficient of thermal conductivity is defined as
ये किसके इक्वल में होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, rate of flow of heat from one phase to another phase, each of surface area be 1 meter square and separation distance between the 1 meter, the temperature difference, the temperature difference of two phases be 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है कि उसके एक फेस और दूसरे फेस के बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। तो तब हम कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो किसके इक्वल में है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के इक्वल में है, जब उसका एक फेस जो है वो कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा, और उन दोनों फेसिस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा आपका 1 मीटर होगा, और दोनों फेसिस के बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, 1 डिग्री सेल्सियस होगा। उस केस में हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के बराबर में आ रहे हो। ओके, तो यहाँ तक स्टूडेंट ये चीज क्लियर है। अब हम इसके निकालते हैं एसआई यूनिट्स। देखो यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ के। तो स्टूडेंट अगर आपने यहाँ पे एसआई यूनिट्स के निकालने हैं तो आप इस वाले डेरिवेशन पे आ जाओ। इस वाले डेरिवेशन में माइनस को निगलेक्ट करके ना सिर्फ आप यहाँ पे देखो कि के कैसे करके निकलेगा। के इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, डी क्यू अपॉन डेल्टा टी है ना। इस वाले क्वेश्चन में देखो तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है डी क्यू अपॉन डेल्टा टी। एक तो ये क्वेश्चन आ गया, दूसरा ये सारा का सारा पोर्शन जो है वो नीचे आ जाएगा आपका, एरिया डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ तक ये चीज क्लियर है, मैंने सिर्फ के की वैल्यू निकाली है। अब आपको पता होगा यहाँ पे स्टूडेंट कि डेल्टा क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट है, तो उसके जो यूनिट्स आएंगे वो कितने आएंगे आपके पास, जूल्स। यहाँ पे क्या है, dt है, तो dt का मीनिंग क्या है, टाइम, तो टाइम के यूनिट्स क्या आएंगे यहाँ पे, सेकंड। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आपके पास एरिया, तो एरिया के यूनिट अगर आप कभी लिखोगे तो वो कितने आएंगे आपके पास, मीटर स्क्वायर। डेल्टा टी का मतलब क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के यूनिट्स क्या होते हैं, केल्विन, तो डी है। डेल्टा एक्स क्या है आपके पास, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के यूनिट क्या आएंगे यहाँ पे आपके पास, मीटर। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे आप मीटर को यहाँ से मीटर के साथ यहाँ पे काट दो, 1 मीटर बच गया यहाँ पे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जो आपके पास कंक्लूजन में आएगा वो कितना आ रहा है, यहाँ पे एक आ गया जॉल सेकंड, ये जॉल सेकंड जब ऊपर जाएगा तो अब नीचे वाला पोर्शन आपके पास कौन सा बच गया, एक बच गया आपके पास मीटर और दूसरा बन गया केल्विन। तो अब आप इसको पूरा कंक्लूड करो, तो जॉल सेकंड इनवर्स, मीटर इनवर्स और केल्विन इनवर्स, तो ये आ गया आपके पास एसआई यूनिट्स। ओके, तो अगर आप कभी इसके सीजीएस यूनिट्स लिखते हो तो सीजीएस यूनिट्स के क्या आएंगे, तो सीजीएस यूनिट्स ऑफ के। तो स्टूडेंट इसी को ही कन्वर्ट कर लो, यहाँ पे जूल्स है तो कितना आएगा यहाँ पे, कैलोरीज। सेकंड है तो सेकंड का इनवर्स ही रहेगा, मीटर है तो मीटर की जगह पे क्या आएगा आपका, सेंटीमीटर का इनवर्स। केल्विन है तो केल्विन की जगह पे आप डिग्री इनवर्स कर दो, तो आपके पास ये क्या आएगा आपका, सीजीएस यूनिट्स आ जाएंगे आपके पास। ओके, अब हम इसका निकालते हैं डायमेंशनल फार्मूला। ओके, तो डायमेंशनल फार्मूला देखो,
डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के। तो जो डायमेंशनल फार्मूला होगा के का वो क्या है, वो किस तरह से होगा आपका। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप इसी को ही देखो, यहाँ पे अब आपको इतना पता चल गया है कि के जो ऐसा यूनिट्स है वो क्या है, जूल्स, सेकंड इनवर्स, मीटर इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो यहाँ पे देखो जूल्स क्या है, जूल्स किसके फार्मूला था आपके पास यहाँ पे, जूल्स का अगर आप देखो यहाँ से भी निकल जाएंगे, अगर आपका क्वेश्चन देखो यहाँ से तो इस वाले पोर्शन से भी आपका निकल जाएगा, यहाँ से इस वाले पोर्शन से भी आपका क्वेश्चन जो है वो निकल जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड यूनिट से देखते हो, इस साइड से भी निकल जाएंगे, उधर से देखो। अगर आप कभी इसके स्टैंडर्ड यूनिट्स लिखते हो, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखो, आपको यहाँ पे क्या है, क्यों क्या है, टाइम, नीचे क्या है यहाँ पे आपके पास एरिया और डेल्टा टी अपान लेंथ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, अब आपको पता होगा एनर्जी किसके इक्वल में होती है आपके पास, एनर्जी होता है वर्क। तो वर्क किसके इक्वल में होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो अगर आप कभी वर्क को देखते हो तो वर्क कितना आएगा आपका, ml 2 t-2, ये आ गया आपके पास किसके, एनर्जी के। एनर्जी के बाद यहाँ पे है आपके पास नीचे टाइम, तो ये आ गया। उसके बाद है यहाँ पे मीटर, तो एरिया है, तो एरिया के यूनिट क्या आएंगे यहाँ पे, एल का स्क्वायर, डेल्टा है, डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी का क्या आएगा यहाँ पे केल्विन। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे डेल्टा एक्स है तो मीटर है, तो मीटर का आपके पास क्या आएगा यहाँ पे एल। अब आप यहाँ पे इसको कंक्लूड करो तो ये आपके पास कितना आएगा, यहाँ ये चीज क्लियर है, एल को मैंने काट दिया एक पावर के साथ, ये टी जब ऊपर जाएगा तो आपके पास कितना आएगा यहाँ पे ml 2 है, तो टी जब ऊपर जाएगा तो टी कितना हो गया आपके पास माइनस का 3 पावर। ओके, अब यहाँ पे नीचे कितनी पावर बन रही है, यहाँ पे एक बच गया आपके पास एल और एक बच गया के। अब अगर आप इसको कंक्लूड करते हो तो एल जब ऊपर जाएगा तो पावर एक कम हो जाएगी, एम एल टी -3 और केल्विन इनवर्स। तो स्टूडेंट ये आ गया आपके पास के डायमेंशनल फार्मूले, ml t -3 और k -1, ये आ गया आपके पास डायमेंशनल फार्मूला। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपके पास पूरा का पूरा टॉपिक थर्मल कंडक्टिविटी।